नमस्कार दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के हम लोग क्लास जहाँ पर ख़त्म किए थे, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम लोगों की कल की क्लास ख़त्म हुई थी। आज हम लोग जैसे उसके आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का इतिहास, या ऐसे बोल सकते हैं संवैधानिक इतिहास। ये आपके सभी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अभी हम लोग जो हमारे सामने परीक्षा है, हम लोग उसके लिए जो है इस पेपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। जो हमारा अगला टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ना था। संविधान का हमारे प्रभाव में आना। ठीक है, यानी जो संविधान है ये कब से प्रभाव में आया, क्या क्या इसके पीछे बैठक हुई, कैसे कैसे सारी चीजें हुई, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए बात करते हैं। कह रहा संविधान का प्रभाव में आना, जो हमारा संविधान है ये प्रभाव में आया। ठीक है, कब आया ध्यान दीजिएगा। पहली बैठक 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, जो कि 9 नवंबर 1948 तक चला, यानी 4 से लेकर के 9 टोटल हमारे पास में 5 दिन ये बैठक जो है वो चली। अच्छा, सेकंड कह रहा है दूसरा वचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 नवंबर नहीं है, अक्टूबर है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि सर ये क्या कहते हैं आपको, अक्टूबर है। ठीक, यानी ये आपका अक्टूबर है, नवंबर नहीं है, गलती से नवंबर लिख गया है ना। ये क्या है आपका अक्टूबर का सीन है। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये है आपका अक्टूबर वाला सीन। ठीक है, ये अक्टूबर में है। ठीक है, 1949 तक। सेकंड ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा जो आपका वाचन था वो था सेकंड, यानी सेकंड मीटिंग जो थी आपकी सबसे लंबी थी। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि संविधान की कौन सी मीटिंग सबसे लंबी थी, तो थर्ड मीटिंग या सॉरी सेकंड मीटिंग, द्वितीय वाचन सबसे लंबा था। तीसरा वाचन ध्यान दीजिएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, यानी जो तीसरा वाचन था वो 1949 26 नवंबर तक चला। और इसी में आपको पता है कि हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया और कुछ अनुच्छेद इसके हमारे इसी दिन लागू भी कर दिए गए, है ना। हम लोगों ने बोला कि भैया हम कुछ अनुच्छेद को अपने लागू भी कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। ध्यान दीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक्सेप्टेड बाय द असेंबली, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट था या जो हमारा संविधान था उसको हमारे असेंबली के जरिए जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बी द फर्स्ट 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। जब ये बनकर के रेडी हुआ और जब इसको पेश किया गया तो 284 लोगों ने उस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए, जिसमें आपके राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय भी शामिल हुआ करते थे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई पहले हस्ताक्षर किसने किया, बाद में हस्ताक्षर किसने किया, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि पहले हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी ने किया या पहले हस्ताक्षर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जो है अगला हमारा सीन क्या था। ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है ये पूरी तरीके से बन के तो तैयार हो गया था, बट इसको लागू नहीं किया गया था। उसके पीछे का कारण हम लोग समझेंगे। क्या रहा है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाषा प्रस्तावना को पूरे संविधान के बाद लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रस्तावना आज आप लोग पढ़ते हुए प्रस्तावना भी आएगी, उसको क्या कहते हैं, पूरे संविधान के बाद जो है वो लागू किया गया था। अक्सर प्रस्तावना पहले होती है, बट यहाँ पे प्रस्तावना को सबसे बाद में, सबसे आखिर में जो है वो लागू किया गया था, बताया गया था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि 26 नवंबर को जब तीसरी मीटिंग हमारी खत्म हुई 1949 को, तो नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद जैसे तथ्य लागू किए गए, मतलब जैसे नागरिकता लागू कर दिया गया, चुनाव, फिर तदर्थ संसद, मतलब कुछ टाइम के लिए जो संसद कार्य करेगी वो, है ना, जैसे तथ्य जो है लागू किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या सीन था। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, 224, 266, 267, 289, ऐसे करके इतने अनुच्छेद आपके जो है वो लागू हुए थे। ध्यान रखिएगा, ये इतना डेप्थ में मत जाइएगा, इतना डेप्थ में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ तक आपसे पूछेगा, है ना। वो आपसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट स्पेशल है तो आप इसको भले पढ़ सकते हैं इतना डेप्थ में, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशल पॉलिटी नहीं तो आप इसको पढ़ नहीं सकते। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बड़े काम की बात, बीके की भी। ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो हमारे संविधान के लिए एक बोलते ना मील का पत्थर साबित हुआ। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना,
संवैधानिक सलाहकार कौन थे यहाँ पर हमारे, जब क्या कहते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय के हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन हुआ करते थे? BN राव। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि बर्मा, जिसे आप लोग म्यांमार कहते हो, भूटान, इन सब के संविधान में संवैधानिक सलाहकार की रोल इन्होंने प्ले किया है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं BN राव, है ना। सचिव कौन थे? HVR अयंगर, ये यहाँ के क्या थे? सचिव थे हमारे, ठीक है। मोहर उस समय क्या बनाई गई थी? हाथी बनाई गई थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोहर क्या बनाई गई थी? हाथी बनाई गई थी। और LN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, मतलब जो LN मुखर्जी थे उन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप बनाया था कि इसी प्रकार से हमें संविधान को ड्राफ्ट करना है, इसी प्रकार से हमें संविधान को बनाना है। तो मुख्य प्रारूपकार कौन थे? हमारे LN मुखर्जी भाई साहब थे। मोहर क्या थी? हाथी थी। सचिव कौन थे हमारे? HV अयंगर थे। और हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे BN राव जी हमारे संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, ठीक है। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा प्रमुख लेखक, पूरे संविधान को इन्होंने अपनी कैलीग्राफी से लिखा है। कैलीग्राफी मतलब हाथ से सजावटी अक्षरों के द्वारा इन्होंने पूरे संविधान को इटैलिक में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सजा करके कैलीग्राफी माध्यम से इन्होंने लिखा हुआ है। इनका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इसके प्रमुख लेखक थे, ठीक है। सजावट किन्होंने की है? नंदलाल बोस, है ना। और जो इनके बिहवर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, इन्होंने सजावट की है। ये दोनों जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार शांति कुंज के व्यक्ति थे, इन्होंने अपने कलम से अच्छी अच्छी सजावट, फूल पत्ती की सजावट से पूरे संविधान की किताब को जो है वो इन्होंने सजाया है। लिखा किसने है भैया? हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ओके, पता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जब संविधान लिखा तो इनसे मतलब मेहनताना पूछा गया कि सर आप मेहनताना क्या लेंगे, पैसे क्या लेंगे, मजदूरी क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला ये हमारे देश का संविधान है, हम कोई मजदूरी नहीं लेंगे। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा भाई ऐसे तो हो नहीं सकता है, आपको कुछ ना कुछ तो इसके बदले में लेना पड़ेगा। तो नारायण रायजादा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम और अपना नाम मैं इस किताब के अंतिम पन्ने पे लिखना चाहता हूं, जिससे जब तक ये किताब इस भारत की पावन धरती पर जिंदा रहे तब तक हमारा लोगों का नाम भी जो है वो जिंदा रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, हिंदी संस्करण लेखक सुलेख किसने? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने जो है लिखा था। हिंदी संस्करण मतलब अभी तो ये इंग्लिश था पूरा, बट हिंदी संस्करण किसने लिखा था? हमारे वैद्य साहब ने हमारा जो क्या कहते हैं हिंदी संस्करण था उसको जो है वो लिखा था, ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक अनुच्छेद संविधान की अपनी एक विशेषता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई अगर आपसे पूछता है कि यार संविधान की विशेषता क्या है, आप बोलना हर एक अनुच्छेद उसकी विशेषता है। एक एक छोटी से छोटी चीज जो हमारे संविधान में लिखी है वह उसकी क्या है? विशेषता है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर। कह रहा है सबसे लंबा लिखित संविधान, जाहिर सी बात है यार सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहली विशेषता क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से निहित विहित है, मतलब कई स्रोतों से विहित है, आग्रहित है, लिया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया, एक्वायर किया गया, ठीक है। तीसरा है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, मतलब इसे हम लोग कठोर भी कह सकते हैं, इसे हम लोग नर्म भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं बट एक बेगुनाह को सजा ना मिले। हमारे संविधान के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि आप कठोरता रखिए लेकिन उस कठोरता में भी नम्यता होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसे न्याय मिल सके, अन्याय ना हो उसके साथ, ठीक है। आगे है सरकार का संसदीय रूप, ये सब भी क्या है? हमारे संविधान की एक विशेषता के रूप में है। सरकार का संसदीय रूप ले लो या एक एक अनुच्छेद ले लो, ठीक है। एकात्मकता, ओके एक सेकेंड, हाँ, एकात्मकता और एकात्मकता की ओर झुकाव, है ना, के साथ संघ व्यवस्था। मतलब देखिए हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है, जो हमारे कौन होते हैं बेटा? प्रधानमंत्री होते हैं, ये हेड होते हैं। इनके ऊपर आप बोल सकते हैं सर इनके ऊपर तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कौन होते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं। एकात्मकता है
एकात्मकता है उनका मतलब भाई प्रधानमंत्री संप्रभु है, अपने फैसले खुद ले सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति फैसले खुद ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट सारे फैसलों के लिए क्या कहते हैं, स्वतंत्र है। एकात्मकता तो है, लेकिन क्या है इसमें, संघ व्यवस्था। संघ व्यवस्था का मतलब कि सब लोग मिल करके फैसले लेते हैं, इनके ऊपर भी, उनके ऊपर भी, उनके ऊपर भी। पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर एक लोगों के हाथ में नहीं, दैट इज कॉल्ड हमारे फेडरलिज्म। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया संघ व्यवस्था है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता है, सब लोग मिलजुल के पावर फैसला लेंगे, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारी संघ व्यवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे है इसमें कह रहा है संघ के लक्षण, दो सरकार शक्तियों का विभाजन। दो सरकार मतलब भैया आप बोलेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक हमारी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है या कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरी सरकार है, तो एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट होती है ना, ये संघवाद का लक्षण है, ठीक है। फिर है शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियां हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं, कुछ शक्तियां हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, शक्तियों का विभाजन कह सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं, ठीक है। कि ध्यान दीजिएगा, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मतलब अगर आपसे कोई पूछे देश में सर्वोच्च क्या है, तो वह भारतीय संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है संविधान की सर्वोच्चता, है ना। संविधान की कठोरता, भैया संविधान लचीला भी और संविधान क्या है, हमारा कठोर भी है, तो क्या बोल सकते हैं, संविधान की कठोरता। ये सारे हमारे संविधान के गुण हैं, है ना। एकात्मकता या गैर संघीय लक्षण जैसे, है ना, एक सशक्त, ध्यान दीजिएगा, एक सशक्त केंद्र सरकार को हमेशा सशक्त होना चाहिए, यानी वो हर एक फैसले बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के लिए, इसे बोलते हैं सशक्त केंद्र, है ना। तो सशक्त केंद्र है। एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, है ना। एक संविधान, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आप भारत में कहीं भी जाओ, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आपने स्टेट गवर्नमेंट की आईडी नहीं ली, आपने इन गवर्नमेंट की आईडी नहीं ली। एक आधार कार्ड है, आपके पूरे देश में वो वैलिड है, इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आप क्या कहते हैं प्रूफ लोगे ही, प्लस जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको प्रूफ लेना पड़ेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट में निवास करते हैं, ठीक है। ओके, संविधान का लचीलापन, एकीकृत, ठीक है, न्यायपालिका, अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे हमारे एम्स हो गए, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारे IITs हो गए, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारे यहाँ, ये भी बताता है ये संविधान की क्वालिटी है बेटा, ठीक है। क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, है ना, यानी न्यायपालिका जो है किसी के अंडर में नहीं है, या बोल सकते हो कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या कहते हैं और कोर्ट में जा सकते हो, इसे क्या बोल सकते हैं, एकीकृत न्यायपालिका, या एक पूरी तरीके से मतलब आप मान सकते हो कि एकदम सशक्त न्यायपालिका, ठीक है। ओके, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्वेश्चन आया है कई बार कि हमारे संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कितनी बार, एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार है, तो एक बार भी नहीं है ना। आगे चले। ओके, ध्यान रखिएगा, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, और क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये सभी के सभी हमारे संविधान के गुण हैं, संविधान की क्वालिटीज हैं, और इन्हीं सबसे हमारा संविधान सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो बनता है, इन्हीं कुछ क्वालिटीज की वजह से, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था, यूएसए से लिया गया, ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कहां से लिया गया बेटा, ये हम लोगों ने इसको यूएसए से लिया है ना, जो इसकी कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया, बट जो इसकी भाषा है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। यानी संविधान का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने यूएसए से ले लिया, लेकिन जो भाषा है वो हम लोगों ने कहां से लिया है बेटा, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। भाषा ऑस्ट्रेलिया, कॉन्सेप्ट कहां से, यूएसए से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा भारत का संविधान, जिसे हम लोग एक नजर में पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है हम भारत के लोग, है ना, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, देखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में टाइम है नहीं, मैं अक्टूबर नवंबर में एक संविधान सीरीज शुरू करूंगा जिसमें हमें लगभग 6 महीने तो लग जाएंगे पूरे संविधान को खत्म करने में। बहुत बहुत डिटेल से, बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक बात की बाल की खाल निकालेंगे। वैसे इसमें हम लोग बात कर ले रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब ये अपने फैसले खुद ले सकता है, स्वतंत्र निकाय है पूरी तरीके से, ठीक है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी समाजवादी समाज को लेकर के चलेगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ये नहीं कहते किसी धर्म को मानेगा, नहीं नहीं, ये किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है, सर्वधर्म समभाव का ये भाव रखता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब हम लोग अपने लीडर को खुद चूज करते हैं बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, कितने न्याय की बात हो रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी आपको आपके विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मानना चाहते हो उस धर्म को मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, है ना, अपने इस संविधान की सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्म अर्पित, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग उसको समझेंगे, बट अभी क्या है, पेपर है सर पे, तो थोड़ा इसको जल्दी रैपिड रिवीजन करके निकल रहे हैं। जब भी आपको पढ़ना है मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से, उसको पूरी शिद्दत से पढ़ूंगा, है ना, जो एक एक चीज को निकालूंगा, ठीक है। फिलहाल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं वो देख लीजिएगा। प्रस्तावना के तत्व क्या है, ध्यान रखिए। सबसे पहला आप ये बोल सकते हो कि संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान में अब कोई पूछे कि आपको यार क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता मिली है कैसे पता तुम्हें मिली है, बोलेंगे कहाँ, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम इसे आत्म अर्पित करते हैं और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी आज़ादी लिखी है वो हमको जो है वो मिल रही है। भारत की प्रकृति, भारत कैसा एक समाजवादी गणराज्य है, भारत की प्रकृति को शो करता है, ठीक है। संविधान का उद्देश्य, यानी हम भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। संविधान लागू होने की तिथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है कई एग्जाम में कि भैया संविधान लागू होने की तिथि कहाँ लिखी है, तो प्रस्तावना में लिखी, इसीलिए प्रस्तावना को अंतिम में पेश किया गया था। पूरा संविधान प्रस्तुत करने के बाद जो है वो प्रस्तावना को अंतिम में पेश किया गया था। इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया प्रस्तावना को अंतिम में पेश क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें तिथि लिखी हुई है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ अभी तक कितनी बार हुआ है, एक सेकंड, एक बार हुआ है ना, केवल एक बार हुआ है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्दों को जो है इसमें जोड़ा गया था। कौन सा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये पूछ लेगा किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन, है ना। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा भाई, हाँ देखो, अब प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व क्या है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। बोला ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, जो हम बहुत समय से इस सपने को देख रहे थे, है ना, ये वो विचार है जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब आगे, के मुंशी ने हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का, है ना, एक भविष्य फल कहा है प्रस्तावना को, ठीक है। के मुंशी जी ने कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है, यानी जो भविष्य में हमारे लिए आएगा, ये यहाँ पर वो चीजें हैं,
ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांस है नहीं, बट था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, ये कुछ प्रस्तावना के बारे में और महत्व। अर्नेस्ट बर्कर ने संविधान की प्रस्तावना को इसकी कुंजी नोट कहा है। ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आज थॉट वगैरह में, है ना, कि क्या है, अर्नेस्ट जो बार्कर थे इन्होंने संविधान की कुंजी या नोट बोला है इसको, कि कौन थे भैया, बार्कर थे, बकबक करते थे तो नोट बोल दिया भाई, नोट बना लिया इन्होंने, ठीक है। ओके, फिर है आगे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, या संविधान की आत्मा है, या संविधान की कुंजी है, या संविधान का आभूषण है, ठीक है। यानी या तो आत्मा है, या तो कुंजी, या तो क्या है, आभूषण है। ये भार्गव दास जी ने बोला था कि संविधान इतनी चीज जो है इसकी प्रस्तावना में छिपा रखा है। आगे है बेवाड़ी संघ मामला, ये इंपॉर्टेंट है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, है ना। 1960 में क्या बोला कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। फिर केशवानंद भारती 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती हमारे संविधान को चेंज कराने में मुझे लग रहा है सबसे अहम भूमिका निभाई। कुछ होता थे, कोर्ट पहुंच जाते थे, कम से कम संविधान के 8-10 अपने मतलब क्या कहते हैं, जब तक इनका टाइम पीरियड था तब तक इन्होंने 8-10 बड़े बड़े जो है चेंजेस कराए। हम लोग पढ़ेंगे संविधान तो देखेंगे केशवानंद भारती का मामला क्या था पूरा, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, छोटी सी क्लास थी। अब हम लोग कल से इसके बारे में और पढ़ेंगे, जो भी हमारे लिए टॉपिक बचे हुए हैं हम लोग उनको देखेंगे। फिर हम लोग अनुच्छेद पर आएंगे, पूरे के पूरे अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, पेपर वाइज जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं अनुच्छेद 1 से लेकर के जितना 398 अनुच्छेद है सबको पढ़ डालेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। जीआईसी के पेपर तक मुझे ये खत्म करना है, मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा रैपिड स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। उसके पेपर से पहले ये हिस्ट्री एंड समटाइम इकोनॉमिक्स अगर हो पाया तो वो भी खत्म करेंगे, और ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा जो है वो खत्म करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ही मेन विषय है पढ़ाने वाला, ठीक है। तो ठीक है, अब तब तक लिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जीआईसी फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सभी के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, और नौकरी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है वो कर लीजिए, आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।